हेलो। आजकल एक मूवी बहुत चर्चा में है, मिसेस, जो कि ज़ी5 पे रिलीज़ हुई है। जिसने जिसने उस मूवी को देखा है, उसने अपने तरीके से उस मूवी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सेम वही मैं भी कर रही हूँ। मैं सबने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं उस मूवी से देख के उनको क्या समझ आया। मैं भी अपने विचार व्यक्त करूँगी, जैसे कि अ उस मूवी के थ्रू हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है ना? तो वही हम सब लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरी भी सुन लीजिए, मेरी क्या विचारधारा है इस मूवी को देखने के बाद, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी के ज़रिए बहुत अच्छे से हर औरत को, हर इंसान को बल्कि ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि एक औरत की शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है और एक औरत की अनमैरिड लाइफ में क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या अंतर आता है और कितनी बदल जाती है पल भर में एक लड़की से औरत बनने की जो वो ट्रैक होता है, वो कितना जल्दी बदलता है और कितना असर करता है एक औरत की ज़िंदगी में, यही दर्शाने की पूरी कोशिश की गई है, जो कि बहुत सराहनीय है। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है इस मूवी के ज़रिए। अगर इंसान समझदार हो, तो अब भी बदलाव लाने की कोशिश करे अपने घर पे। जो इस तरह के हरकतें करते हैं लोग, उसमें थोड़ा-सा बदलाव लाएँगे, तो हर घर में जो बहू है, वो खुश रहेगी। दूसरा है कि बहू को कभी भी ये नहीं लगेगा कि नहीं, ससुराल खराब होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और इन डिटेल जाते हैं। तो मिसेस मूवी शुरू जो होती है, स्टार्टिंग जिसको कहते हैं, वहाँ पर दिखाया जाता है एक लड़की जो कि खुले विचारों वाली है, अभी अनमैरिड है, जिनका नाम रियल नेम सान्या मल्होत्रा है, रियल नेम ऋचा है। इस मूवी में उनका नाम ऋचा है। तो वो लड़की रैंडम म्यूज़िक्स प्ले कर रही होती है, कुछ भी इक्विपमेंट जैसे कि ड्रम्स है, कुछ भी लेकर वो उस पे म्यूज़िक प्ले करती है, डांस करती है, बल्कि सिखाती भी है। डांस स्टेप्स सिखाती भी है लड़कियों के साथ में। एक पूरा ग्रुप बाकायदा रहता है, उसके साथ में वो डांस कर रही होती है, बहुत ही खुश नज़र आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद वो घर पहुँचती है, तो वहाँ उसकी मम्मी बहुत सारे पकवान बना रही होती है, फ्राइड, और जो भी हमारे जो भारतीय घरों में जो मेहमान नवाज़ी होती है, उसके लिए जो बनाया। और अगर ख़ासकर घर पर लड़की देखने आने वाले हों, लड़के वाले, तब तो ख़ैर कहना ही नहीं है, टेबल पर जगह नहीं होनी चाहिए कुछ भी और रखने की। इतने सारे पकवान उसकी मम्मी बनाकर सर्व करती है सबको। लड़की भी बहुत, ऋचा बहुत खुश होती है, क्योंकि उसको अभी वो दूर का ढोल लग रहा है ना। हमारे में कहावत है ना, एक दूर का ढोल सुहाना लगता है। ढोल जब तक दूर से सुने आप, तो बहुत अच्छा लगता है, जितना नज़दीक आता जाता है वो सरदर्द बन जाता है। ठीक उसी प्रकार ऋचा को उस समय सब कुछ बहुत सुहाना लग रहा होता है, और हर लड़के के जीवन में ऐसा ही होता है, जो कि उसमें वास्तविकता ही दिखाने की कोशिश की गई है, और बहुत अच्छा है ये। तो उसके बाद लड़की को बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों, लड़का और लड़की यानी ऋचा और दिवाकर, जिनकी शादी फिक्स होनी है, तय होनी है, वो दोनों आपस में बातचीत चालू करते हैं। कैसे चालू करते हैं? लड़के की बहन का फ़ोन आता है, तो वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है, तो लड़के ने वाईफ़ाई का पासवर्ड पूछा, तो उसने बहुत ही बखूबी बताया ऋचा ने दिवाकर को। तो वहाँ से उनकी बातचीत शुरू होती है। फिर उन्हें थोड़ी देर के लिए स्पेस दिया जाता है, अकेला छोड़ दिया जाता है बातचीत करने के लिए, एक-दूसरे को समझने के लिए। तो आपस में उनकी बातचीत होती है। उस समय में ऋचा को शायद से ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसके साथ कैसा व्यवहार होने वाला था, या खुद के शौक को मार कर वो ससुराल, मतलब जाकर, अगर बसना है ससुराल में, मतलब रहना है ससुराल में, टिकना है, तो अपने शौक को मारना पड़ेगा। ऋचा को इस बात का अंदाज़ा उस वक़्त तक नहीं लगा था। इसके 2 पहलू हो सकते हैं। पहला ये कि ऋचा चूँकि उस घर की बेटी थी, इसलिए उसको इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी माँ जो है, उसकी माँ के साथ में मतलब सेम चीज़ हुआ है। वो भी सबका खाना बनाती है, सब काम करती है, पर वो फ्रस्ट्रेट नहीं होती है।
चूँकि ऋचा को अपने सपनों के साथ समझौता करने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई अपने घर में। शायद इसलिए उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, ठीक है? और इसका दूसरा पहलू ये होता है कि ऋचा के घर में उसकी माँ के साथ वो सब नहीं हो रहा होगा जैसा उसके ससुराल में आगे होने वाला था। इसके दो पहलू ऐसे हैं। अगर उसकी माँ के साथ भी सेम हो रहा होता तो मे बी ऋचा वहाँ पर भी स्टैंड लेती। तो ये भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। उसका तो उसके साइड की स्टोरी दिखाई ही नहीं गई कि क्या था उसके घर में, उसकी माँ के साथ कैसा ट्रीट किया जाता था ऋचा की माँ के साथ, या फिर ऋचा की माँ के सपने क्या थे, उसके सपनों की अहमियत क्या थी, उसके अपने कुछ उसके अपने लिए कुछ ऐसी सोच थी कि वो क्या जीवन में बनना चाहती थी, उसका सपना क्या था, एक हाउसवाइफ होकर रहना था। क्योंकि हाउसवाइफ तो खैर मतलब अगर हाउसवाइफ ना हो तो एक घर चलना मुश्किल है, घर हाउसवाइफ से ही बनता है, ये बड़ी बात है। बात होम मेकर की हो या फिर वर्किंग वुमेन की, हम औरतों को एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहना चाहिए। तभी हम अपने मन को बिना मारे हर जगह एडजस्ट हो सकते हैं। इस बात को हम औरतें एक दूसरे के लिए जितनी जल्दी समझ लें बहुत अच्छा रहेगा। इसी मूवी की अगर बात करेंगे तो इसमें ऋचा के जो परिवार में है, दो लेडीज़ हैं, जैसे कि उसकी सास है और उसकी माँ है। एक तरफ उसकी माँ है कि ऋचा किसी भी तरह की परेशानी अपनी माँ से शेयर करती है, तो उसका कहना है कि भाई ऐसा ही होता है, यही हमारा समाज है, तुम एडजस्ट करो, चीज़ें सीखते सीखते सीख जाओगी। दूसरी तरफ उसकी सास अपने घर वालों की आदतों से परेशान ज़्यादा है, जितना मतलब अपने काम से परेशान नहीं है घर के, उतना वो अपने घर वालों की आदतों से परेशान है, पर फिर भी वो सपोर्ट नहीं करती तो है ऋचा और दिवाकर की शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है। और जब शादी होती है, जब लड़की की विदाई होती है, वो जो रिचुअल रहता है, उस समय में लड़के के माता पिता द्वारा बोले जाने वाला सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? वेलकम टू द फैमिली, अब आप हमारी बेटी हुई। वाह जी वाह, कितनी आसानी से बेटी बोल दिया। बेटी बोलना और बेटी मानना कितना फ़र्क है, वो अगले ही क्षण से दिखने लगता है। अपने ससुराल जब लड़की जाती है तो वहाँ से जो टोक टाक की जो शुरुआत होती है, वहीं से समझ आ जाता है हाँ मैं इस घर की बेटी हूँ भाई। फिर लड़की अपने ससुराल आती है, वहाँ उसे उस समय तक कुछ समझ नहीं आता है होता है, पर एक बात ध्यान दीजिए, जो दूर का जो ढोल है वो अब धीरे धीरे नज़दीक आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? तो अब उससे वो सब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि कैसे हैं मेरे जो ऊपरी से मतलब ऊपर से अच्छे दिखने वाले जो ससुराल वाले लोग हैं भाई, जो बेटी बना के मुझे लेके आए हैं अपने घर पे। तो ऋचा का पहला दिन ससुराल में बहुत अच्छा जाता है, उसका स्वागत भी बहुत अच्छे से होता है, सब कुछ जो फैमिली गेट टुगेदर होता है, जो माहौल होना चाहिए घर पे, क्योंकि उस समय तो सब मेहमान हैं ना, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी उस समय नहीं रहता है। अपने जो ससुराल के जो वास्तविक 4 लोग हमारे साथ रहते हैं, है ना? जो कि 84 बुद्धि लगाकर बहुओं को परेशान करते हैं, उन लोगों की जो फितरत है उस समय समझ में नहीं आती है, ठीक है? लोग जब धीरे-धीरे घर से जाते हैं शादी अटेंड करने के बाद अपने-अपने घर पे, तो फिर अपने घर का सब समझ में आता है। तो डे 1 उसका बहुत अच्छा जाता है, जैसा हर लड़की का सपना होता है कि मेरा ससुराल ऐसा हो, मेरा ससुराल वैसा हो, बहुत प्यार करने वाले हो। तो चलो ठीक है, उस दिन उसको कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि उसके पति का सपोर्ट रहता है उस दिन। मतलब जो ऋचा का जो हस्बैंड है दिवाकर, वो काफ़ी अच्छे मूड में रहता है अनडाउटली उस समय में, क्योंकि नई-नई बीवी है भाई, सबको प्यार होता है। नया-नया क्या उसको बोलते हैं, घर बसाने का जो सपना होता है वो पूरा हुआ है, नई नवेली दुल्हन है, भाई उसको तो मतलब आना ही था प्यार उस समय में उसके ऊपर, ठीक है? तो उस समय में चूँकि उसके पति ने उसको ऐसा कुछ नहीं शो किया कि वो उसके सपोर्ट में नहीं रहेगा, तो उस समय तक ऋचा को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसका पति डॉक्टर है,
मतलब अच्छे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो क्या ही उसके साथ गलत हो सकता है, उसने यही सोचा। ठीक है। अभी क्या हुआ कि डे 2 की बात करती हूँ। दूसरे दिन जैसे ससुराल में लड़की का दूसरा दिन होता है, तो ऋचा का दूसरा दिन जो था, उस दिन वो सुबह किचन में जाती है अपने सास की मदद करने। उसकी जो सास है वो भी बहुत थकी हुई लग रही है। अनडाउटली किसी के घर में शादी हो तो वो थोड़ी थकान दिखती है फेस पे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो भी अपने घर से थकी हुई थी। ठीक है, अपने घर परिवार की आदतों से वो भी मे भी थकी हुई होगी। फिर भी उसने उस दिन ऋचा को कहा कि ऋचा ने कहा अपनी सास को कि मैं कुछ हेल्प कर देती हूँ। तो ऋचा की सास ने ऋचा से कहा कि आज नहीं, आज तो पहला दिन है, आराम करो, दूसरे दिन से करना। ऋचा की जो सास है वो बर्तन मांजती है, कचरा समेटती है, जो डेली रूटीन होता है एक औरत का, वो सब दिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ऋचा कुछ करने जाती है तो टप 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 ऐसी बेसिन के पास से उसे आवाज़ आ रही होती है, तो लगता है कि कहीं से पानी लीक हो रहा है। तो उसने नीचे देखा तो वो पाइप फटा हुआ था। इसका मतलब समझे कि वो पाइप जो है वो ऋचा की शादी से पहले से फटा हुआ है। सोचो कितने केयरलेस लोग हैं, उसी घर में रहते हुए भी अपने घर के कामों को ना करने का जो ये अल्हड़पना दिखाया है, इसमें ये ज़बरदस्त दिखाया है। मतलब हद कर दी उन्होंने, सीरियसली। ऋचा का पति किचन में आता है, वो फिर ऋचा दिवाकर के लिए चाय बना रही होती है, तो मतलब दिवाकर को उसने उस समय में 1 कप ही छान कर दिया चाय, है ना। ऋचा ने तो अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिखाया, नहीं शो किया कि हाँ भाई मुझे आधे कप अपने चाय में से शेयर करो तो मैं चाय पीऊँगी, ऐसा उसने कोई ऐसी इच्छा नहीं जताई थी। ठीक है। पर इस इच्छा को जन्म दिया दिवाकर ने। एक कप निकाला, ठीक है, कप में चाय आधी आधी करके, आधी चाय उसने पी और आधी चाय ऋचा को दी। ठीक है। उस समय ये इच्छा ऋचा के मन में नहीं थी, जगाई गई थी। अब जब दूसरे दिन तीसरे दिन से ऐसा होने लगा, जब अपनी नई जिंदगी के रोल में बहुत हद तक ढलने की कोशिश करने लगी। बीच में ऐसा हुआ कि उसकी जो ननद है, ऋचा की ननद यानी कि दिवाकर की बहन, वो कहीं बाहर रहती थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसको केयर की ज़रूरत थी, देखभाल की ज़रूरत थी। तो उसने अपनी माँ को कहा, उसके दामाद ने, हाँ, जो ऋचा का जो ये मतलब दिवाकर का जो बहनोई है, उसने अपनी सास से कहा कि देखो ये मेरी तो सुनती नहीं है, खाना वाना सही से खाती नहीं है, देखभाल आपको ही आके करनी पड़ेगी, आप आओगे तो ये जो है ऋचा की जो सास है वो कहती है कि मैं कैसे जाऊँ, फिर यहाँ कौन करेगा। तो ऋचा की ननद ने एकदम मतलब क्या उसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली जिसको कहते हैं, या फिर हक से कहा कि नहीं अभी तो भाभी है ना, भाभी देख लेगी सब कुछ। तो ऋचा कहती है हाँ अभी सब सीख रही हूँ मैं घर पे, देखो गलौटी कबाब जो उनको घर में उनके सबको पसंद है वो सीख रही हूँ बनाने को। तो यहाँ बात गलौटी कबाब बनाने की नहीं है, बात यहाँ है कि ऋचा हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करने में लगी पड़ी थी। ठीक है। इनको खाना चाहिए हर रोज़, मतलब समझ में नहीं आता है भाई। रोटी फुलके, रोटी नहीं फुलके, फुलके दो, गरम गरम फुलके दो, एकदम मतलब ताज़े बने हुए चाहिए, उठ के बना लो भाई। और अगर कोई बना रहा है, ठीक है, तो उठ के जाके ले आओ, आपको चाहिए तो गरम गरम फुलके। अच्छा, दिवाकर जो है उसको पता नहीं उसकी शादी से पहले उसके कपड़े कौन निकाल कर देता था उसे पहनने के लिए, डोंट नो। लेकिन ऋचा क्या थी, मेरे को ये निकाल के दो, सब कपड़े निकाल के दो भाई, तू उधर खड़ा है, तू निकाल सकता है कपबोर्ड से कपड़े, हाथ में तेरे मेहंदी तो लगी नहीं है। वो जो दिखाया गया है ना, वो वास्तविक में कई घरों में होता है। उन्हें लगता है कि जो लड़कियां हैं वो क्या है, मतलब ऑलराउंडर हैं, उधर किचन में नमक हल्दी सारे मसाले भी सब्जी में प्रॉपर डालेगी और मेरे इधर कपड़े भी निकाल देगी, और मैं जो भी फरमाइश करूँगा उसको फुलफिल करना ही है, उसकी यही जिम्मेदारी रह गई है ज़िंदगी में। उसका और कोई मतलब अपने ज़िंदगी का कोई शौक मौज कुछ भी नहीं है। उसको अब कोई इच्छा नहीं उसकी बाकी रह गई, बस मेरी ज़िंदगी सही चले तो उसकी ज़िंदगी सही चलेगी। ये होता है मर्दों का एक हाउसवाइफ के प्रति सोच।
जो कि बहुत अच्छे से दर्शाया गया है मिसेस मूवी में। तो 1 दिन, 2 दिन ये सब अच्छा लगता है, नहीं मैं मतलब अपने पति के लिए सब काम कर रही हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। बट अगर लड़की ऋचा जैसी अपने सपनों के प्रति डेडिकेटेड हो, जिस तरह से ऋचा का दिमाग से मतलब वो बात निकल नहीं रही थी कि वो डांस उसे करना है, अकेडमी जॉइन करनी है, उसे अपना जॉब करना है, इस तरह की जो सोच रखती है, ऐसी लड़कियां नहीं करेंगी और करना भी नहीं चाहिए। हर लड़कियों को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो कहीं पर भी जाएं, वो दुनिया के किसी कोने में रहें, मायके में रहें, ससुराल में रहें, अकेले रहें, किसी के साथ रहें, उनको अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। जिसका जीता जागता उदाहरण है जो इसमें जो सानिया मल्होत्रा ने जो रोल निभाया है ऋचा का, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी सोच है डायरेक्टर की, बहुत ही सराहनीय है। तो क्या होता है कि उसका जो ये रहता है ना थिंकिंग कि नहीं मुझे जॉब करना है, वो दिमाग से उसके निकलता नहीं है। चाहे वो कितना भी अपने घर में ढलने की कोशिश करे, पर उसके सपने उसके दिमाग से नहीं जाते हैं। कईयों के सपने तोड़ दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह से अपने घर में काम करा के अपनी ज़िम्मेदारियों को मतलब थोप कर एक नई लड़की, एक काम हमें और करना चाहिए। हमें अपनी माँओं से भी पूछना चाहिए कि क्या कारण है कि तुम मेरी पढ़ाई के पीछे इतना लगी पड़ी हो? क्यों? क्यों चाहती हो कि मैं इतना पढ़ लिख जाऊँ कि मैं कुछ काम करूँ? क्यों चाहती हो कि मैं घर में तुम्हारे जैसे हाउसवाइफ़ ना बनूँ? मम्मियों ने ये तो बताया है कि भाई तुम खूब पढ़ो, जॉब करो, पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि यही डर उनके दिमाग में है जो कि उनके साथ हो रहा है गलत? मतलब ऐसा होता है कि उसमें दिखाया गया है कि एक लड़की दिन भर काम करे, अपने पति के प्रति जो ज़िम्मेदारी है वो भी निभाए, ससुर को एलर्जी है तो डस्टिंग भी खुद करे, घर में झाड़ू-पोछा भी करे, बर्तन-कपड़ा भी करे और सिलबट्टे में चटनी पीस के खिलाए। भाई कितना सताओगे एक औरत को, क्या चाहते हो? ठीक है, इस मूवी ने कंवलजीत सिंह ने या फिर निशांत दहिया ने अपने रोल को बखूबी निभाया है। जो उनको अभिनय मिला था यही करना था, उनको दिखाना था कैसे होते हैं क्रिंजिक पति और क्रिंजिक ससुर। तो उसमें अनडाउटली उनका कोई दोष नहीं है, पर हाँ, एक्चुअली भारतीय घरों में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, ठीक है? तो इससे देख के सीख लो, है ना? कोऑपरेट करना घर में सीखो और अपने घर आई नई नवेली दुल्हन से, बहू से ये पूछना भी ज़रूरी समझें लोग कि क्या उसके जीवन का कोई सपना है, उसे कुछ बनना है या फिर अपने मायके से ससुराल तक का सफ़र ही उसका आखिरी सफ़र था? या फिर उसके सपनों की जो उड़ान है कहीं और भरनी है, कहीं और जाके उसको सफ़र करना है, कुछ और जीत हासिल करनी है अपनी ज़िंदगी में। ज़रूरी तो नहीं कि हर लड़की का जो मतलब मंज़िल होता है वो ससुराल होता है। शादी के पहले लड़की मायके में, उसके बाद लड़की ससुराल में, बस इतना ही मंज़िल है उसके ज़िंदगी का, है ना? ऐसा सोच लेते हैं लोग पता नहीं क्यों। लेकिन सच में इसका एकमात्र यही उपाय है कि लड़कियों को जॉब ज़रूर करना चाहिए। आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, पर अपने दायरे में ही सही, आत्मनिर्भर बहुत ज़रूरी है होना हर लड़की को। इस मूवी में जो दिखाया गया है ना, उसमें यही दिखाया गया है कि अगर आप दूसरों के बनाए हुए उसूलों से बंधना नहीं चाहते हो, अपने सपनों को रंग देना चाहते हो, जिस रंग से आपने सोचा था रंगना, जहाँ आपकी मंजिल है वहाँ पहुँचना चाहते हो, तो आत्मनिर्भर बनो यार, आत्मनिर्भर बनो, बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो वापस आते हैं मूवी पे। जब जो ऋचा की सास है वो चली जाती है अपने बेटी को सँभालने के लिए उसकी प्रेगनेंसी में, तो उसके बाद ऋचा के ऊपर सारा दारोमदार डाल दिया जाता है घर सँभालने का। अब तो ऋचा परेशान, क्योंकि उसे तो आदत नहीं इतनी काम करने की, अचानक से सारा का सारा काम उसके सर पे पड़ गया है। अब उसे सोचिए, हाँ,
अब उस लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं है, घर पे कोई बाई नहीं रखी है, ना डस्टिंग के लिए ना झाड़ू पोछा। चलिए मैं समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई समर्थ हो कि घर में एक बाई रखे या काम वाली रखे या कुछ हेल्पर रखे खाना बनाने के लिए। पर उस समय जब ऋचा की सास चली जाती है, अगर घर के मर्द कोऑपरेटिव होते तो ऋचा के लिए कितना आसान हो जाता। घर की जिम्मेदारियों को भी निभाना, और घर के लोगों को भी समझ जाती उस समय में वो कि नहीं, मेरे घर परिवार बहुत अच्छे हैं, ससुराल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब चाहे अपने मन की जो बात है वो अपने परिवार वालों के साथ कर सकती हूँ। और इतने क्रिंजी होने के बावजूद ऋचा ने कई बार अपने सपनों के बारे में अपने पति को बताया, अपने ससुर से मतलब इजाज़त ली कि भाई मैं जॉब करना चाहती हूँ। आज्ञा जिसको कहते हैं ना, वो ली। ऋचा का जो पति है दिवाकर, उससे जब ऋचा अपने सपनों के बारे में डिस्कस करती है कि मेरा ये शौक़ है, मुझे डांस करना है, मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी है या फिर कुछ भी ऐसा अप्लाई करने के लिए जॉब के लिए वो सोचती है, तो उसका पति क्या बोलता है, पैसे वैसे मिलेंगे क्या इसमें? मतलब सोचो कितनी छोटी सोच है, कितनी छोटी सोच। अगर पैसे मिलेंगे, मुझे पैसे मिलने चाहिए, तुम्हारे सपनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम जो कर रही हो क्या उससे मुझे पैसे मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो जाओ बिंदास करो। अपने पति से तो उसे निराशा मिल ही रही थी। अब उसने अपने ससुर को मतलब पूछना चालू किया, आज्ञा लेना चालू किया कि भाई ससुर जी मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ। पापा जी, बाप रे! उसको तो इज्जत ही नहीं देनी चाहिए थी, सीरियसली पापा जी। मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, ठीक है? तो उसके जो पापा जी हैं, आदरणीय पापा जी, उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने, हालाँकि वो बेटा कह के बोला, लेकिन उनके बोलने का मतलब मैं इन शॉर्ट समझाती हूँ कि देख, तुम्हारी सास की इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी, कि वो कुछ कर सके। देखो हम लोग का सेवा में पूरा ज़िंदगी भी बिता दी बेचारी, कैसे थकी-थकी लगती है, लेकिन फिर भी वो कभी हिम्मत नहीं की ये बोलने का। तो भाई तुम किस खेत को मूली हो? हाँ? तुम किस खेत की मूली हो? तुम भी औरत हो, तुम भी घर के कामों के लिए बनी हो। जो काम मशीन में हो सकते हैं वो भी तुम्हें अपने हाथों से करने हैं, जैसे कि पसीने के दाग छुड़ाने हैं। भले ही कुछ करो ना करो, घर पे बैठे रहो, धूल से बैठे-बैठे एलर्जी होती है। तो उसके बाद फिर जो मिक्सी में मिनटों में चटनी पीसी जा सकती है, वो तुम सिलबट्टे में पीसने के लिए बनी हो। जो बिरयानी कम समय में कुकर में बनाई जा सकती है, उसके लिए तुम घंटों लगाकर अपने समय को बर्बाद करो, घर पे रहो और हमें अच्छे-अच्छे लज़ीज़ खाने अपने हिसाब से बना के खिलाओ। हम तो उसमें कमियाँ निकाल ही लेंगे, प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों सोच रही हो जॉब करने की? ऐसा वाला। और ये जो लाइन है, ऋचा के ससुर या कोई भी इंसान भले ही कितना भी सजा धजा कर कहे, मीनिंग उसकी यही निकलती है और यही निकलती है, क्योंकि उसमें यही दिखाया गया है। अब उसके बाद ऋचा इतना सुनने के बाद भाई मुझे तो उस समय रोना आ गया, जब वो जा रही थी इंटरव्यू के लिए और उसके मतलब ससुर ने जो रोका ना, वो मेरे से नहीं देखा गया कि कैसे मतलब पूरी तरह से सपनों को मार दिया उसके। कौन होता है ये इंसान इस तरह से करने वाला? एक औरत वहाँ पे जो पापा शब्द जो वो कहते हैं ना कि बेटी है हमारी, बहू नहीं, वहाँ पे बिल्कुल धराशायी होता हुआ दिखता है। उस दृश्य में आप अगर कभी मिसेस मूवी देखिएगा तो देखिएगा कि कितना अंदर से वो तोड़ने वाला रहता है एक लड़की का मन, और कुछ नहीं बचता है उसके बाद अपनी ज़िंदगी में। ऋचा के घर के जो किचन के जो बेसिन का पाइप लीक रहता है, उसके लिए ऋचा अपने पति को बोल बोल के परेशान हो जाती है, भाई बुलाओ प्लम्बर को, बुलाओ प्लम्बर को, पर उसको कोई नहीं पड़ी है। वो हर रोज़ सुनता है, अनसुना करके क्लिनिक चला जाता है। उसको फिर क्या होता है कि उसकी जो माँ नहीं रहती है तो उसको सही समय पे खाना नहीं मिलता है, तो भाई उसको संभालने में टाइम लगेगा। वो ऐसा नहीं है रोबोट है कि भाई एक मतलब बटन दबाया और काम ऐसा हो गया चुटकियों में, ऐसा नहीं होता है। तो आपने तो कभी किया नहीं होगा, बस कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर पास करते हैं, है ना? तो कैसे आपको पता है?
और जितने तरह का भी खाना इस मूवी में बनाया है ऋचा ने, उसके पति ने, दिवाकर ने, या उसके ससुर जी ने, पापा जी ने, उसके लाइक ही नहीं किया भाई। कितनी कमियां निकालते हैं कि मम्मी की रेसिपी ख़राब करने के लिए हुनर चाहिए। उसके घर आए गेस्ट भी उसकी बेइज्जती करके जाते हैं। यहाँ पर ऋचा के घर आए मेहमान ने जो ऋचा को कहा कि शिकंजी बनाना ना एक कला है, कितना क्या उसमें अमाउंट में जाना चाहिए जो शिकंजी परफेक्ट बनता है। तो ये चीज़ जब बोली गई तो अगर ऋचा के पति दिवाकर या फिर उसके ससुर ने उस समय एक बात कही होती, अपने बहू का या अपनी पत्नी का, दोनों में मर्दों में से किसी ने एक ने स्टैंड लिया होता कि भाई इसने इतना बनाया वो बड़ी बात नहीं है, तो फिर उसको कभी भी हिम्मत नहीं पड़ती इस बात की कि वो उसके परिवार वालों के सामने उसे बेइज्जत करे। ये होता है सपोर्ट, ये होता है स्टैंड लेना। तो जो कि वहाँ तो कहीं दिखा नहीं। और हर मुझे लगता है 1-2% घर छोड़ के हर घर में ऐसा ही होता है वास्तविक। इधर ऋचा को मन ही मन ये रियलाइज़ होता है कि भाई इस घर में ना तो मेरे सपनों की कदर है कि मैं क्या करना चाहती हूँ उससे इन लोग को कोई लेना देना नहीं पड़ा है, ना तो उसके पति को, ना तो उसके ससुर को, ना तो उसके घर परिवार वालों को, है ना, किसी को कोई लेना देना नहीं पड़ा है। और ना ही जो वो कर रही है अपने घर में जो काम कर रही है उससे भी किसी को कुछ नहीं है, उसको कमी ही निकालनी है उसके परिवार को उसमें जिंदगी भर। ये सब उसका जो मन है ना इन बातों से भरा हुआ था। लास्ट में उसके ससुर का, उसके पिताजी का जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, दिवाकर के पिताजी का। तो उस समय में तरह तरह से उसने खाने बनाए, जो होता है हर बहू का कर्तव्य होता है, उसने भी लास्ट तक निभाया है, ठीक है, अपने मन में भर के। फिर उसके बाद जो दिवाकर के जो रिलेटिव हैं जो बीच में भी आके उसकी बेइज्जती करके घर से जाते हैं, वो डांस कर रहा है और दिवाकर को दिखाता है कि भाई देखो तुम्हारी बीवी के ही तो डांस स्टेप्स है मैं कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं देखा, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी पत्नी क्या करती है। भाई उसने मतलब सोए हुए शेर को जगा दी। और दिवाकर ये कई दिन से अपनी पत्नी को बोल रहा था कि भाई अपने जो सोशल मीडिया के रील्स है वो वीडियोस है वो डिलीट करो, तो वो नहीं उसने किया। और इधर वो जो बेसिन जो लीक हो रहा था उसका भी बाल्टी भी उसने चेंज किया। छोटी बाल्टी लगी थी पहले, बाद में बड़ी बाल्टी लगाया, वो भी भर गया। उसके नीचे से पानी जा रहा था, उसके ऊपर से, मतलब बाल्टी भर के ऊपर से पानी जा रहा था। अब उसका दिमाग भी इसी तरह से ठीक भरे हुए बाल्टी में जो पानी था ना उसके ऊपर से, ठीक वैसे ही ऋचा का भी मन मिजाज भर गया था गलत चीज़ों को देखकर। उसका पति जैसे ही उसे किचन में टोकने आया कि भाई शिकंजी की कुछ डिमांड हुई थी, रंग बिरंगे शिकंजी की, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइन होटल हो, ढाबा हो, है ना, और वहाँ बैठा हो रसोइया, जब जो ऑर्डर करो मिनटों में चुटकियों में चाहिए, ऐसे वाले ऑर्डर पास हो। उस समय दिवाकर आता है किचन में और ऋचा को बोलता है कि मैंने तुम्हें वीडियोस डिलीट करने बोले थे, क्यों नहीं किए। और एकदम तमकते हुए गुस्से में बोलता है अपनी पत्नी को कि और तुम्हें शिकंजी बनाने को बोला था वो किधर है। तो उसने कुछ किया नहीं, गई वो ताव में और बेसिन के नीचे जो बाल्टी भरी हुई थी गंदे पानी से, पाइप लीक होकर, जिससे ऋचा ने कई दिनों से दिवाकर को बोला कि ठीक करवाने को, वो भरी हुई बाल्टी ऋचा ने उठाई, 5-6 ग्लास लिए कांच के, उसमें वो जो गंदा पानी था वो शिकंजी के जगह पे डाल दिया और सर्व करने को बोल दिया, भेज दिया उसे सर्व करने के लिए। फिर तो दिवाकर का दिमाग खराब हो गया, वो किचन में फिर से तमतमाते हुए आया और बोला कि ये क्या किया तुमने। तो यहाँ तो ऋचा ने जो दर्शाने की कोशिश की थी वो उसका मतलब ये था कि वाह बाहर शानदार पार्टी चल रही है ना, और किचन में इतने दिनों से बोला है कि ये जो पाइप लीकेज है जो है उसको ठीक करवाओ, वो उस पर ध्यान नहीं गया है ना। तो इसको एक कहावत है, ऊपर से ठाट बाट और अंदर से मोकामा घाट। इसका मतलब होता है ऊपर से सजा धजा बिल्कुल और अंदर से बिल्कुल कचरा। तो जो बाल्टी में गंदा पानी था, जो लीकेज का गंदा पानी था भरा हुआ, उसमें से आधा तो उसने शिकंजी के लिए भेज दिया था, शिकंजी की जगह पे भेज दिया था, और आधा जो पानी बचा था वो उसने दिवाकर के मुंह पे दे मारा।
मज़ा आ गया भाई। पूरी मूवी का जो फ्रस्ट्रेशन था ना, जो भर के था हमारे मन में हो या ऋचा के मन में हो या हर उस औरत के मन में हो जो कि ये है वाकई ऐसा होता है, ये गलत हो रहा है, तो वहाँ पे ना सारा फ्रस्ट्रेशन ऋचा ने निकाल दिया। मस्त मज़ा आ गया। उसके बाद ऋचा आओ देखती है ना ताओ, गाड़ी की चाबी लेती है और खुद ड्राइव करके अपने घर चली जाती है। और वहाँ मतलब गुस्से में ही बैठी रहती है। उसकी माँ उसे समझाती है, ये मत करो माए, ये मत करो। कोई अगर इतना तकलीफ़ में आया है ना आपके पास तो उसको ये मत बोलो यार। उसकी माँ बोलती है कि जो होता है ऐसा होता रहता है घर परिवार में, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, सॉरी बोल और सब कुछ ठीक कर, समझ के ले। उस समय तक ऋचा कुछ भी नहीं बोलती है, पर जैसे ही उसका भाई आता है बोलता है तुम कब आई दीदी, और बाहर बहुत गर्मी है। भाई आते के साथ उस शहजादे को गर्मी लगने लगी। तो ऋचा को उसकी माँ ने बोला छोड़ जाने दे, गुस्सा ठंडा कर और खुद भी ठंडा पानी पी और अपने भाई को भी पिला। अब चूंकि ऋचा ये सब झेल के आ चुकी है अपने ससुराल में कि मर्दों को इस तरीके से ही ट्रेंड करते हैं एक औरत के ऊपर डिपेंड रहने के लिए, कि उसकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए यहीं से शुरुआत होती है। तो उसने अपने माँ को जवाब दिया कि मैं पानी नहीं दूंगी अपने भाई को, वो खुद नहीं ले सकता क्या? आप लोग बिगाड़ते हो इस तरह से घर के बच्चों को, मर्दों को, सॉरी बच्चों को नहीं मर्दों को। तो इस पर उसकी माँ बोलती है कि ऐसा क्या कह दिया बेटा, पानी तो देने को बोला, इतना क्यों गुस्सा कर रही है? तो इस पर ऋचा भड़क कर कहती है अपनी माँ को कि बेटी बेटा नहीं हूँ मैं, बेटी हूँ बेटी। क्योंकि अब ऋचा को बखूबी पता है कि बेटों को अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है अपनी ज़िंदगी के लिए और बेटियां अलग होती हैं। ये साबित हो चुका था उसकी ज़िंदगी में अपने हिसाब से। और दूसरा ये है कि बेटों को जो अधिकार मिलता है वो बेटियों को नहीं मिलता है, ऐसा भी उसे महसूस होने लगा था। तो अब इस चीज़ को वो अच्छे से समझ चुकी थी। उसके बाद डायरेक्ट दिखाया जाता है कि फिर वो अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाती है, जिन सपनों ने उसे वापस अपनी ज़िंदगी जीने का मौका दिया है, उन सपनों को सच करने में। इन शॉर्ट वो अपनी अच्छी ज़िंदगी वापस से जीने लगती है, अपने जो उसका पैशन है उसको टाइम देती है, अच्छे से जैसा वो चाहती थी जीना वैसा जीती है, उसको कोई रोक टोक नहीं करने वाला होता है। और इधर दिवाकर की ज़िंदगी में या उसके घर में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऋचा कहाँ है, किस हाल में है, क्यों वापस चलेगी, उसके साथ सुलह किया जाए। सुलह तो जाने दीजिए जनाब, यहाँ तो दिवाकर को फ़र्क भी नहीं पड़ा कि किधर है उसकी वाइफ, जाओ तुम जिधर जाना है। उसने वापस से दूसरी शादी की और उसको भी ठीक उसी तरह से ट्रैपिंग चालू किया उसके साथ में भी। ट्रैपिंग मतलब उसने वापस से सेम तरीके से ट्रीट करना चालू किया, अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी जाल बिछाना चालू किया। जैसे ऋचा के साथ डे वन वो बहुत अच्छे से रहा, उसके बाद धीरे धीरे उसका रूप सामने आया ऋचा मतलब सीधी सी बात है, वहाँ उस लड़की को ऐसा बोलने का मन करता है कि भाई रुको जरा सब्र करो, समझो तो सही। जो कि एकदम अभी अनजान है अपने ससुराल के लोगों से, उनकी आदतों से, उनके क्रिंजिक बिहेवियर से। तो ये थी मेरी सोच मूवी जो है मिसेज मूवी देखने के बाद। आप भी बताइएगा सच कहा है या झूठ कहा है। हालांकि अभी भी कई सारे पार्ट मूवी के जो हैं उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने। जैसे कि एक मोड़ आता है जहां वो अपने दोस्त से मिलने जा रही होती है, ऋचा और उसके हस्बैंड, बीच बीच का पार्ट है ये। तो वहाँ पर ऋचा अपने मतलब सहेली से बात करती है। उसके जो सहेली का जो हस्बैंड है वो बहुत कोऑपरेटिव है, उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर दिवाकर से वापस से बहुत ही कोऑपरेटिव खुद को दर्शाता है कि तुम रहने दो मैं लेकर जाता हूँ। अरे ऐसे कैसे, तुम तो घर पे क्लास भी। तो दिवाकर साहब को इतना बुरा लग जाता है, वो कहता है कि हम ऐसे तुम्हारे साथ ट्रीट करते हैं, मतलब हम तुम्हें नौकरानी समझते हैं, ऐसा है वैसा है। तो वो मतलब उसे फिर रिग्रेट होता है, शायद से रिग्रेट होता है। हाँ, मुझे नहीं लगता ये रिग्रेट करने वाली बात है, एक्चुअली जो सच है वही उसने बोला। पर फिर भी अपने पति का मन रखने के लिए ऋचा कहती है कि मुझसे गलती हो गई थी। तो फिर पर हाँ, उस समय तक उसने सॉरी नहीं बोला था।
जब ऋचा और दिवाकर अपने घर आते हैं, उनमें वापस से उस बात के लिए मतलब चालू ही है अनबन कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हमने नौकरानी बना कर रखा है। तो आई गई बात हुई, उसके बाद लास्ट में मतलब कन्वर्सेशन जो एंड होता है उस समय में जो दिवाकर है वो ऋचा से कहता है कि अगर तुम्हें फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, तो तुम सॉरी बोल दो, बात खत्म हो जाएगी। मतलब क्या है, वो गलत भी है, उसके बावजूद भी वो ये उम्मीद कर रहा है कि ऋचा उसको सॉरी बोले और बात ख़त्म करे। ये बात बिल्कुल डाइजेस्ट करने के लिए नहीं थी भाई, मत करना ज़िंदगी में, गलत है तो गलत है तुम। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियोस में लाती रहती हूँ और लाती रहूँगी।